अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ कुछ कराची कहानी शेयर करना चाहता हूँ। और ये कराची कहानी जो है ना, दो हिस्सों में तकसीम। उसकी वजह है कि मेरा शहर है, मैं यहाँ पैदा हूँ, तो मुझे बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कराची को इस हाल में देखता हूँ। तो मैं और हर कराची वाले को होता है यार, इसलिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि कराची जो है ना, दो हिस्सों में इसकी तारीख़ है। एक तो 1947 से लेकर 1986 तक की एक तारीख़ है, और उसके बाद 1986 से लेकर 2020 तक की तारीख़ है। वो कोई 40 साल बनते हैं और ये फिर कोई 36-34 साल बनते हैं। ठीक है, पहले तो बहुत माजरत, ये मेरी आवाज़ जो है ना कोई रानी मुखर्जी जैसी हुई हुई है इस वक्त, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, इंशाल्लाह कुछ वजूहात से हो गई तो वो इसी तरह कुछ हम इसमें गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल, अच्छा जी, ये जो 1947 से 1986 तक का जो दौर है, ये कराची की तरक्की का, खुशहाली का और भाईचारे का दौर था। उसके बाद 1986 से अभी तक जो दौर चल रहा है, स्पेशली 2014 अगस्त तक का जो दौर था, ये कराची की तनज़्ज़ुली, बदहाली और भाई का दौर था, चारे का नहीं। ठीक है, तो ये कराची के साथ क्या हुआ 1986 तक और उसके बाद क्या हुआ, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कराची की अहमियत आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कराची के 5-6 फैक्टर ऐसे थे जिसकी वजह से कराची को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी, आज़ादी से पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी। वो क्या थी? सबसे पहले तो कराची की ज्योग्राफिकल लोकेशन है। कराची जिस जगह वाक़ है वो बहुत अहमियत का हामिल है, वो समंदर के साथ लगा हुआ है, और इसी वजह से जो गोरे थे, ब्रिटिशर्स थे, वो लंदन के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत जिस शहर को देते थे वो कराची था। वो कराची को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। इसकी एक बड़ी वजह इसका मौसम भी था। कराची का मौसम आमतौर पे आप लोगों ने शायद मिडिल ईस्ट देखा हो या दुबई वगैरह, तो वहाँ पे भी समंदर लगता है, लेकिन जो मौसम कराची का है ना, वो मौसम आपको वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत होती है, प्लस ये है कि हब्स बेनतहा होता है, आप बाहर निकल नहीं सकते, आपका दम घुटता है, सांस लेना दुश्वार होता है। लेकिन कराची की खुसूसियत ये है कि इसकी जो गर्मियाँ होती हैं वो भी बेनतहा रात में ठंडी हो जाती हैं, और जो ठंडा मौसम होता है दिन में जो इसकी गर्मी होती है वो भी लोगों को सुकून देती है। प्लस ये कि बीबीसी की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 1986 तक कराची और मरी का जून जुलाई का मौसम जो था वो एक जैसा रहता था। बल्कि एक दफ़ा कायदे आज़म कहीं जलसा कर रहे थे कराची से बाहर, कहीं पंजाब वगैरह में, और उनका अगला जलसा कराची में था। लोगों ने बताया कि जनाब वो कराची में ना बादल छाए में और बारिश का इम्कान है। तो कायद ने कहा कि मैं कराची के मौसम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि हर वक्त बादल छाए रहते थे, हर वक्त हवाएँ चलती रहती थी और बड़ा मज़े का मौसम होता था। तो एक तो मौसम बहुत इंपॉर्टेंट था, दूसरा इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी। आगे आपको पता है कि गवादर जो पाकिस्तान के साथ दूसरा पोर्ट लगी है, वो तो 1975-74 में मेरा ख्याल है कि भुट्टो साहब ने ओमान से 25 लाख रुपए में ख़रीदा था, वरना तो कराची ही था जहाँ समंदर था। उसके बाद आगे 7 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है ना, वहाँ समंदर ही नहीं है। तो कराची बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था आगे तक जाने के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए भी। तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और फिर दूसरा इसके डेवलपमेंट पे काम किया। सिर्फ ऐसा ही नहीं है इसको खा गया, इससे फ़ायदा उठाया, बल्कि इसकी डेवलपमेंट पे काम किया। यानी कि जब हमने आज़ादी हासिल की 1947 में, तो कराची में डेंसो हॉल मौजूद था, कराची में फ्रेयर हॉल मौजूद था, कराची जम खाना मौजूद था, नादिर शाह डिलजी डिनशो कॉलेज, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन NAD की एब्रीविएशन है, नादिर शाह डिलजी डिनशो। NAD यूनिवर्सिटी मौजूद थी, डाउ मेडिकल कॉलेज मौजूद था, ट्राम कराची के अंदर चलती थी, और अंडरग्राउंड रेलवे के लिए प्लान चल रहा था। और इतना ज़्यादा डेवलप था कि यानी कि बाहर के जब भी फॉरेनर्स या सफ़ीर और वज़ीर जो हैं वो आपस में बैठते थे, तो वो सोचते थे कि यार कराची, न्यूयॉर्क और लंदन, इन तीनों में से कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर जाएगा अगले 25-20 साल के बाद। तो सबका गालिब गुमान ये होता था कि कराची, न्यूयॉर्क और लंदन से आगे होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट थी। बहरहाल 1947 में हमने आज़ादी हासिल कर ली, और सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान के साथ ये हुआ कि पाकिस्तान के हिस्से में जो इलाके आए वो सारे पसमानदा और कम पढ़े लिखे इलाके थे। यानी पंजाब का वो इलाका जो पढ़ा लिखा था, अपर पंजाब, वो सारा इंडिया के पास चला। सिंध का हाल अभी भी आप जाके देख लें, उस वक्त भी जो है शुगर मिल और फ्लोर मिल्स के जो मालकान थे वो बड़ी तादाद में हिंदू थे, और मुसलमान जो है वो कमी कमीनों की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अभी भी यही हाल है। अब काले ग़ुलामों के वो काले आकाओं के ग़ुलाम हो गए। बलूचिस्तान उस वक्त भी बहुत पसमानदा था, अंदाज़ा कर लें अभी क्या हाल है। KP के जो लोग थे सुबह सरहद के, वो बहुत मेहनती और जफाकश थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि लिटरेट इतना नहीं थे। बंगाल बेचारे मछेरे लोग थे,
और कम पढ़े लिखे थे, इसीलिए तो उन्होंने आज़ादी हासिल की थी कि जी हमें शायद हमारे हुकूक मिल जाएंगे। और कराची वो जगह थी जहाँ पे हिंदुस्तान के सारे पढ़े लिखे लोग आके आबाद हो गए, यानी सीपी, यूपी, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, हैदराबाद, दक्कन लोग, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बड़ी तादाद में कराची आ गए। और वो ब्यूरोक्रेट्स थे सारे के सारे, और उन्होंने आके पूरे पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको सहारा दिया, उसको संभाला, और उनका हब जो था वो कराची था। तो कराची बहुत पढ़े लिखे लोगों का शहर बन गया और यहाँ पे पूरी पूरी ब्यूरोक्रेसी आके आबाद हो गई। और उन्होंने कराची को फिर मेंटेन करने की कोशिश की। कराची की ब्यूरोक्रेसी ईमानदार भी थी, दयानतदार भी थी, और इस्लाम के नाम पर वतन हासिल किया था, तो इसी सोच के साथ आए थे और कराची को मेंटेन करना चाहते थे। तो उन्होंने कराची पे अपने सारे वसाइल लगा दिए। हाल ये था कराची के डेवलपमेंट का कि कराची में जब बारिश होती थी तो आधे घंटे पौन घंटे के अंदर अंदर पूरी पानी सक करने वाली गाड़ियाँ शहर में होती थी, और आधे पौन घंटे के बाद शहर में पानी का नामो निशान नहीं होता था। और उसके बाद हर महीने जो है वो सगमार मुहिम चलती थी, कुत्ते मार मुहिम होती थी, सारे शहर के कुत्ते साफ़ हो जाते थे। रोज़ाना की बुनियाद पर सारे गली मोहल्लों के अंदर खाकरोब आते थे, झाड़ुएँ लगती थी, तमाम बड़ी शाहराहों को धोया जाता था, धुलाई होती थी, ठीक है जी। तमाम शहर के अंदर एक सफाई सुथराई थी, बड़ा बेहतरीन किस्म का माहौल था। और उसकी वजह ब्यूरोक्रेसी थी जिसने शहर को मेंटेन कर रखा था, और वो किसी तरह भी इसको ख़राब नहीं होने देते थे। तीसरी बड़ी वजह जी कराची का अमन था, इसकी सिक्योरिटी थी। इतना सिक्योर था कराची कि कराची के अंदर एक अमेरिका के जो सफ़ीर 15 साल यहाँ पर रहे, वो कहते हैं कि जब हम सफ़ीर बैठते थे तो हम सोचते थे कि यार हम कराची से अपना मुस्तकबिल वाबस्ता करेंगे। उसकी एक बड़ी वजह इसका अमन था, क्योंकि हम एक अरसे तक 1986 तक एम्बेसी का दरवाज़ा अपने हाथ से खोलते थे, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरे करने के लिए एक आध पुलिस वाला खड़ा होता था गन लेके, वरना उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। फिर वीकेंड पे हम तमाम एम्बेसडर्स और जो फॉरेनर्स थे वो सारे के सारे साहिल समंदर पे जाते थे, बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के, बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, और वहाँ जाके हम अपने वीकेंड एंजॉय करते थे। वहाँ पे घूमते थे, कराची की गलियों में घूमते थे, बाज़ारों में घूमते थे। आप सुनकर हैरान होंगे कि लोगों की, यूरोपियंस की ये ख्वाहिश होती थी कि वो कराची से कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लें, जिस तरह आज दुबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट ली जाती है। क्यों? क्योंकि कराची में 2 घंटे की कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते थे, एयरपोर्ट के साथ साइकिलें लगी होती थी, वो साइकिल रेंट पे लेते थे और एम्प्रेस मार्केट आते थे। एम्प्रेस मार्केट डेवलप हो चुकी थी, वहाँ से शॉपिंग करते थे और इस बात को अपने एजाज़ समझते थे, और जाके फिर लोगों को बताते थे जी हमने कराची की एम्प्रेस मार्केट से, कराची किसी मार्केट से हमने ये सामान ख़रीदा। हत्ता कि वो अमेरिकन एम्बेसडर जो यहाँ पे 15 साल रहा, उसने कहा मैंने अपनी पहली हैवी बाइक न्यूयॉर्क या वाशिंगटन से नहीं बल्कि कराची से ख़रीदी थी। मैंने अपना पहला रेडियो कराची से ख़रीदा था। तमाम कौमों के, तमाम मसलक, मज़हब, कौम, नस्ल के लोग यहाँ पे रहते थे। हिंदू, पारसी, ईसाई, यहूदी यहाँ पर आबाद थे। आगा खानी और इस्माइली यहाँ पे आबाद थे। आपको शायद मालूम ना हो, मैं आपको बताता हूँ, ली मार्केट के अंदर यहूदियों का कब्रिस्तान है। वहाँ पे यहूदी अपने मुर्दों को दफन करते थे, और बड़ा डेवलप्ड कब्रिस्तान था उस ज़माने में, अब तो खैर लोगों को मालूम भी नहीं है। तो पारसी बहुत बड़ी तादाद में आबाद थे। सदरुद्दीन हाशमानी की किताब है प्रिवेल द ट्रुथ, उसको जाके पढ़ें, सच का सफ़र के नाम से उसका तर्जुमा मौजूद है। वो ख़ुद एक इस्माइली थे, खानी थे, पल कॉन्टिनेंटल के मालिक हैं, और वो बताते हैं कि कराची में कितना अमन था जब वो यहाँ पे नौजवानी के और लड़कपन के दिन अपने जिक्र करते हैं उस किताब के अंदर। तो सारे लोग मिलजुल के रहते थे। पानी, हर गली के कोने पे एक हैंडपम्प लगा होता था, पानी आता था। कोई मिनरल वाटर, नहाने का पानी अलग और पीने का पानी अलग, कोई तसव्वुर ही नहीं था। एक ही पानी था, साफ़ सुथरा पानी होता था। सारे लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, कदर करते थे, मोहब्बत करते थे। ये कराची की अमन का हाल था। पांचवी चीज़ जो कराची की थी वो कराची का इकोनॉमिकल सिचुएशन थी। कराची इतना इकोनॉमिकली ग्रो कर गया था, इतनी अहमियत थी कि 1958 में साउथ कोरिया ने जब ये तय किया कि हम अपने कैपिटल को, सियोल को, एक इकोनॉमिकल हब बनाएंगे, तो उन्होंने दुनिया भर की स्टडीज़ शुरू की कि हम किस शहर को कॉपी करें। और फिर उनका एक वफ्द कराची आया और उसने आके कराची का जो बिज़नेस प्लान था या कराची जिस तरह डेवलप कर रहा था, उन्होंने कहा हम इसको कॉपी करते हैं। और आज आप देखें जाके सियोल कहाँ चला गया है और कराची कहाँ पे खड़ा है। मतलब कितने दर्द और अफसोस का मुकाम है। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कहते हैं ना, हाँ, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। और छठी और अहम चीज़ जो थी वो कराची की पॉलिटिकल सिचुएशन थी। जिस तरह मैंने आपको शुरू में जिक्र किया, कराची के जो लोग थे वो इस्लाम के नाम पर आए थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, अपने घर बार छोड़े थे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ छोड़ के आए थे। वजह इस्लाम थी। यही वजह है कि जब यहाँ पे तहरीक ख़त्म नबूवत चली, जब यहाँ पे कादियानियत के ख़िलाफ़ तहरीक चली, जब यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक चली, तो लोगों ने, सबसे आगे कराची के लोग होते थे, सबसे आगे होते थे।
और एक पॉलिटिकल हब था। तमाम लोग चाहते थे यार कराची को किसी तरह ये कैप्चर कर लें। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप वोट बैंक भी निकाल के देखेंगे ना कि कराची के लोगों का वोट बैंक किसका था 1986 तक, तो आपको पता चलेगा कि जो दीनी जमातें थीं या जो दीन से मोहब्बत रखने वाले लोग थे, कराची के लोग उनको वोट देते थे, उन्हीं को मुंतखब करते थे, उन्हीं को असम्बलियों में पहुंचाते थे और उन्हीं के हाथ में अपनी इख्तिदार और इख्तियार करते थे। क्यों? क्योंकि उनको एक नज़रियाती वाबस्तगी थी। ये कराची के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कराची दुनिया में तरक्की कर गया। और फिर उसके बाद दुनिया की ख़ास तौर पे जो इस्लाम से और मुल्क से दुश्मनी रखने वाले लोग थे, उनकी नज़र को खटकने लगा। और सबसे बड़ी बात, कराची इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप था कि 70% व्हीकल टैक्स। देखिए कराची में ज़राअत नहीं है, कोई हमारे पास ज़मीन थोड़ी ना है, हम कोई खेती बाड़ी नहीं करते। हमारे पास तो क्या है, हमारे पास तो इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं। हमारे पास कराची का कारोबारी तबका है और ये इतने जी जान से मेहनत करता है। ये मेमन बिरादरी है, ये कराची की दीगर कौमियतें हैं जो यहाँ पे मेहनतें करते हैं। और कराची के दूसरे लोग भी, पठान कम्यूनिटी है और बहुत सारे लोग हैं, पंजाबी कम्यूनिटी है, ख़ुद इवन सिंधी लोग भी हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको ग्रो करते हैं ना। उनकी जान जोखें लगी हुई है, उनका खून पसीना लगा हुआ है। और फेडरल ये सूबा क्या करता है, सारा बजट उठा के ले जाता है और वहाँ लगा देता है। कराची को क्या मिलता है? ये कराची को कुछ भी नहीं मिलता। ये एक पूरा टॉपिक है, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ 1986 तक रखना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कराची क्या था, इसको समझें, इसको अंदाज़ा करें, अपने नए बच्चों को डिलीवर करें। यार ये कराची ऐसा नहीं था, इसको तबाह किया गया है। ये कैसे तबाह हुआ, क्यों तबाह हुआ और ये आज इस हाल में क्यों खड़ा हुआ है, ये मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।